हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है के उपाध्याय और आप देख रहे हैं गुरुजी आईएएस। ये यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 का फोर्थ प्रैक्टिस सेट है जिसमें कंबाइंड क्वेश्चंस रखे गए हैं। चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि दोस्तों सवाल में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया है वो कहां से ग्रहण किया गया है, यानी कौन से देश के संविधान से मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, बी है फ्रांस, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है रूस। यानी कि आपको अब ये बताना है कि मूल अधिकारों की अवधारणा को कौन से देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका, यानी कि यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूं मूल अधिकार भाग 3 में है संविधान के। ठीक है, भाग 3 में इनको शामिल किया गया है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकारों का जिक्र है। आपको ये भी पता होगा कि शुरुआत में या मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, तो इसीलिए अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड भाग 3 से रिलेटेड हम पूरी वीडियोस कवर कर चुके हैं। आप चाह के हमारे चैनल पर जाइए और पॉलिटी की सीरीज में या पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाकर आप मौलिक अधिकारों को पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं? यानी कि ये कौन कौन से देश हैं जिनमें न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को रखा गया है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि एक न्यायालय की शक्ति होती है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये न्यायालय आप जानते हैं न्यायालय की शक्ति होती है कि वो किसी भी चीज का न्यायिक पुनरावलोकन या फिर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कि अगर कोई विधायिका यानी कि हमारी कोई विधायिका कानून बनाती है तो उस कानून के समक्ष में भी उसके कानून के पक्ष में भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, उसके संबंध में न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। कोई नया कानून बना है उसके लिए उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है न्यायपालिका। ठीक है, तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कौन कौन से देश रखते हैं? ऑप्शन है क्या केवल यूके में है, केवल भारत में है, ये केवल यूएसए में है या भारत और यूएसए दोनों में है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है वो भारत में भी है और भारत के साथ साथ वो यूएसए में भी है। दोनों देशों के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची, यानी कि आपको पता है कि समवर्ती सूची होती है, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। ठीक है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा को कहां से ग्रहित किया गया है? समवर्ती सूची यानी कि दोस्तों मैं आपको सूची के बारे में बता दूं, संघ सूची जो है इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। एक राज्य सूची होती है, राज्य सूची में राज्य कानून बना सकता है। ठीक है, और एक होती है समवर्ती सूची जिसकी हम बात इस सवाल में कर रहे हैं। समवर्ती सूची पर ये दोनों यानी कि केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। हालांकि राज्य सूची के विषय पर भी संघ कानून बना सकता है, केंद्र कानून बना सकता है, लेकिन उसे राज्य सिफारिश करेगा कि आप हमारे इस विषय पर कानून बनाएं। ठीक है, तो कहां से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए है यूएसए के संविधान से, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या फिर कनाडा के संविधान से। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को ग्रहण किया गया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया? 3 हमारे यहाँ सूचियां हैं। वैसे तो अगर एक अपशिष्ट सूची भी होती है, ठीक है, जिनको इन तीनों में शामिल नहीं होते वो अपशिष्ट सूची में वो विषय शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया का संविधान इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यानी कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, जो निर्वाचन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट होता है यानी कि जनता सीधे तौर पर वोट नहीं डालती, और अगर सीधे तौर पर वोट नहीं डालती तो कुछ गिने चुने लोग होंगे जो इसके जनता के बिहाफ पर वोट डालेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में, और जो लोग वो शामिल होंगे, जो लोग वो होंगे, उन लोगों का समूह ही क्या कहलाता है? निर्वाचक मंडल कहलाता है। तो ये निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है?
ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये 4 ऑप्शन है और इसमें आपको ये याद रखना है कि निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो ली गई है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, यानी कि आयरलैंड का आयरिश संविधान जो है वो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करता है और वहीं से हमने अपने भारतीय संविधान में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को देखा है। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं और कौन कौन लोग भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के इलेक्शन में। ठीक है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में आपको बताना है कि निर्वाचक मंडल के कौन सदस्य होंगे और कौन नहीं होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने देखते हैं 5वें सवाल को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, आपको पता होगा अनुच्छेद 14 क्या है, मूल अधिकारों में आता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता किस संविधान से उद्धृत है। ठीक है दोस्तों, जब मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे थे तो मौलिक अधिकारों को पढ़ते वक्त हमने ये तय किया था, ये देखा था कि अनुच्छेद 14 के 2 भाग होते हैं। एक तो भाग होता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता, ठीक है, समक्ष समानता, और दूसरा क्या होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून का समान संरक्षण। ठीक है, एक तो ये कहता है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे, यानी विधायिका कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो लोगों को असमान रूप से व्यवस्थित करता हो, या एक ही वर्ग के लिए अलग अलग कानून का निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि राज्य ये शक्ति देता है, यानी संविधान राज्य को ये शक्ति देता है, विधायिका को ये शक्ति देता है कि अगर ये जो असमान कानून बनाना जरूरी हो या लोगों के हित में हो तो समान संरक्षण के रूप में असमान कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो इसका पहला भाग है कानून के समक्ष समानता, ये कहां से लिया गया है, तो ऑप्शन ए है फ्रांस के संविधान से, बी है ब्रिटेन के संविधान से, सी है अमेरिका के संविधान से, और डी है कनाडा के संविधान से। ठीक है दोस्तों, तो ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है अनुच्छेद 14 में। ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है कि ब्रिटेन के संविधान से ही अनुच्छेद 14 का पहला भाग भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अगला सवाल कहता है कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां, आपको पता है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, प्रदान करने का जो विचार है वो कहां से लिया गया है। ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, राज्य यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, जर्मनी के वाइमर संविधान से, ठीक है, या फिर भारत शासन अधिनियम 1919 से। आपको एक सही उत्तर चुनना है, आपको ये देखना है कि कहां से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो आपको ये मैं बता दूं कि जर्मनी के वाइमर संविधान या वीमर संविधान से लिया गया है और ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आपातकालीन शक्तियां जो हैं वो हमारी 3 प्रकार की इमरजेंसी है या आपातकालीन शक्तियां हैं। पहली तो है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात जो आर्टिकल 352 में है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, ठीक है, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में दिया गया है। ये 3 प्रकार की हमारी राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। ये आपातकालीन शक्तियां हैं जो अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्र में लगाई जा सकती हैं। ठीक है, और इनको लगाने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। इसीलिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहलाती हैं, जो कहां से ली गई हैं, वाइमर के संविधान से, यानी कि जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित देशों में से किस एक देश ने सर्वप्रथम अपने संविधान के एक भाग के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी को सम्मिलित किया। दोस्तों हम डीपीएसपी भी पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, जाके आप वीडियो देख सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो डीपीएसपी को एक अलग भाग के रूप में संविधान में शामिल करने वाला पहले देश की बात की गई है। देखो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भी देशों ने शामिल किए हैं, लेकिन उन्होंने अलग से एक भाग नहीं रखा। तो इन्होंने ये कहा कि हाँ कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले संविधान के एक अलग भाग के रूप में डीपीएसपी को शामिल किया है।
तो आपको ऑप्शन है ए भारत ने, बी स्पेन ने, सी आयरलैंड ने या डी फिर इंग्लैंड ने। तो आपका इसका सही उत्तर होगा भारत। आपको पता है कि डीपीएसपी को भारतीय संविधान में एक अलग भाग के रूप में रखा गया है और डीपीएसपी का भाग है कौन सा, 4 भाग 4 डीपीएसपी है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक संविधान, भारत जो है वो सर्वप्रथम वाला देश है जिसने संविधान के एक अलग भाग के रूप में डीपीएसपी को शामिल किया था। ठीक है, भाग 4 में शामिल है डीपीएसपी भारतीय संविधान के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया, अनुच्छेद 14 के पहले भाग को हमने डिस्कस किया और ये जो भाग है ये दूसरा है, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, देखो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि हमने जो पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया था 14 भाग कहां से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था। तो हमने इसको कहां पे देखा था, ब्रिटेन से देखा था कि अनुच्छेद 14 का पहला भाग कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, हमको याद रखना है। लेकिन ये जो भाग दूसरा है, ये भाग दूसरा कहां से लिया गया है, क्योंकि हमें देखना है कि भाई दोनों एक जगह से लिए जाते तो हम अलग अलग नहीं पढ़ते। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस 14वें का दूसरा भाग देखना है कि कहां से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है विधि ब्रिटिश संविधान से, दूसरा है अमेरिकी संविधान से, तीसरा है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, पहला अगर भाग होता अच्छा अनुच्छेद 14 का, तो पहला भाग कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से, लेकिन दूसरा भाग कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, अमेरिका का संविधान, यानी कि अनुच्छेद 14 का दूसरा भाग विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। आपने देखा होगा हमारे पास इंडियन नेशनल फ्लैग है ना, है कि नहीं, तिरंगा। तो तिरंगा में एक चक्र है जो 24 तीलियों को अपने अंदर समाहित करता है, 24 तीलियां हैं उसमें। तो वो चक्र किसको इंडिकेट करता है या किसका प्रतीक है। तो पहला ऑप्शन है न्याय का प्रतीक है, या दूसरा स्वतंत्रता का प्रतीक है, तीसरा या भाईचारे का प्रतीक है, या फिर समानता का प्रतीक है। तो आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका उत्तर पता होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ये जो चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन ए, यानी न्याय का प्रतीक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को देखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है, जो 24 तीलियों वाला चक्र है, वो न्याय का प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, नेशनल फ्लावर कौन सा है, क्या गुलाब है, कमल है, सूरज है या गेंदा है, कौन सा है बताओ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमल होगा। और कमल हमारा क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था। दोस्तों वो 14 अगस्त 15 अगस्त को आपको पता है कि 14 अगस्त की रात्रि को पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक नया देश बना था, और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। तो उसकी मध्य रात्रि को, यानी कि जब ये काम हो रहा था, मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल के गीत हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन को किसने गाया था। आपका ऑप्शन है मीराबेन ने, बी है रामेश्वरी नेहरू, सी है सुचेता कृपलानी और ऑप्शन डी है MS सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर है MS सुब्बालक्ष्मी। इन्होंने ही हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन को केंद्रीय असेंबली में गाया था। कब गाया था, 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को गाया था। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, MS सुब्बालक्ष्मी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में समाहित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, बी है आर्थिक स्वतंत्रता, सी है विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों आपको ये देखना है कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, उस संविधान की प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता, यानी इन चारों में से कौन सी स्वतंत्रता का प्रस्ताव शामिल नहीं है या इनका विचार शामिल नहीं है। तो सबसे पहले इसमें आपको उत्तर चूज करना है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य वाला कथन देखना है दोस्तों।
हमारा ऑप्शन है कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना जनता के आदर्शों, निष्ठा और आकांक्षाओं को सम्मिलित करती है। ऑप्शन बी है उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ऑप्शन सी कहता है कि संविधान के उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है, यह संविधान के परिचय से अधिक कुछ नहीं है। ऑप्शन डी कहता है कि उद्देशिका संविधान निर्माता के आशय एवं संविधान के उद्देश्य को सम्मिलित करती है। दोस्तों इसमें से आपको गलत उत्तर चुनना है जो गलत है। देखो इसमें ये उत्तर बिल्कुल सही है क्योंकि उद्देशिका जनता के आदर्शों, निष्ठा और आकांक्षाओं को सम्मिलित करती है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी कहता है कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, ये भी सही है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो असत्य वाला ढूंढना है। ऑप्शन सी कहता है संविधान के उद्देशिका का कोई महत्व नहीं, ये सवाल बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन या सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये संविधान के परिचय से अधिक कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। संविधान जो है, हमारा जो संविधान है, उस संविधान का पूरा सार प्रस्तावना है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि परिचय से अधिक कुछ नहीं है? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन इससे समझने से पहले हम पहले चौथे क्वेश्चन ऑप्शन को देख लेते हैं। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय एवं संविधान के उद्देश्य को सम्मिलित करता है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। ठीक है, तो आपको 13वें क्वेश्चन का याद रखना है, ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कहा गया है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ को लिखा किसने है, कौन है इसके रचयिता, कौन है? तो ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है अरविंद घोष और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आनंद मठ के जो आपको ढूंढने हैं, जो लेखक जानने हैं वो कौन है, तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। लेखक हैं किसके? आनंद मठ के। इन्होंने आनंद मठ को लिखा है, किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका ऑप्शन याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई थी, उसके प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों इसमें देखा गया है कि 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी बंगाल के। इसके प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, सी है वॉरेन हेस्टिंग्स और डी है जेम्स मैकिन्टॉश। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपको चुनना है और इसका सही उत्तर है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने ही इनके प्रवर्तक थे, किसके? एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक। दोस्तों प्रवर्तक का मतलब होता है आगे बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति, जो प्रमुख संचालक होता है उसको हम प्रवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी के ये प्रवर्तक थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में हुई थी और कब हुई थी? 1784 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों एक पुस्तक है लाइफ डिवाइन, उसको लिखा किसने है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है राधा कृष्णन, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो दोस्तों आपको इसका सवाल का उत्तर है अरविंद घोष। अरविंद घोष ही ने ही डिवाइन लाइफ, जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है उनको लिखा था, उसको लिखा था और इसके लेखक कौन है? अरविंद घोष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है? जो वंदे मातरम है, हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, तो कहाँ से लिया गया है, इसको कहाँ से संकलित किया गया है? तो ऑप्शन ए है आनंद मठ से। क्या आनंद मठ जो पुस्तक है वहां से लिया गया है? क्या गोदान से लिया गया है, चित्रा से लिया गया है, डाकघर से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर, हमने अभी पहले आनंद मठ का जिक्र किया था, तो आनंद मठ से ही क्या किया गया है, इसको ग्रहण किया गया है। आनंद मठ से ही वंदे मातरम को लिया गया है, संकलित किया गया है, जिसे हमारा राष्ट्रीय गीत बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है, आप देखते हैं पंचांग देखे जाते हैं, ठीक है, तो ये किस संवत पर आधारित है? किस संवत पर आधारित है? क्या कली संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है, विक्रम संवत पर आधारित है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर आपको चुनना है और इसका सही उत्तर है शक संवत। शक संवत से ही राष्ट्रीय पंचांग पर आधारित है, यानी ये शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है, तो आपको याद रखना है शक संवत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? ठीक है, तो आपको उस राजपूत राजा को याद रखना है जिसने सबसे पहले किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। उससे पहले मोहम्मद गौरी कभी हारा नहीं था, लेकिन एक राजपूत राजा ने उसको हरा दिया। तो आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, या फिर जो पृथ्वीराज तृतीय थे वो, जयचंद्र ने, बघेल भीम ने, या फिर कुमार पाल ने।
तो आपको इसका सही उत्तर लिखना है और इसका सही उत्तर है दोस्तों बघेल भीम। बघेल भीम ने पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था किसने? बघेल भीम ने, जो एक राजपूत राजा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों दिल्ली में एक मस्जिद है जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। उस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, इस बात का जिक्र है और इसका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद आदिल शाह या फिर इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दिल्ली में निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दोस्तों बलबन डायरेक्टली तो सुल्तान बना नहीं था, वो किसी के अधीन काम कर रहा था, किसी का प्रधानमंत्री था। तो वो कौन व्यक्ति था, कौन सा सुल्तान था जो जब बलबन उसके समय काल में क्या था, प्रधानमंत्री था, जब वो सुल्तान बनने से पहले। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह या नसीरुद्दीन। तो आपको इसका सही उत्तर चुनना है और सही उत्तर है नसीरुद्दीन, क्योंकि जब बलबन सुल्तान बना तो सुल्तान बनने से पहले बलबन नसीरुद्दीन का क्या था, प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री के रूप में ये क्या कर रहा था, काम कर रहा था, किसके अधीन? नसीरुद्दीन के अधीन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कहता है कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? दोस्तों जब चंगेज खान जलालुद्दीन का पीछा कर रहा था तो उस समय जब जलालुद्दीन भारत पहुंच गया तो उसने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? यानी कि उस समय भारत पर किसका शासन था? तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और नसीरुद्दीन खुसरो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश का उस समय शासनकाल था जब चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। उस समय राजा था भारत का, या भारत का सुल्तान, या कहें कि शासन कर रहा था या भारत पर हुकूमत कर रहा था, वो था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश को ध्यान रखना है। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज खान ने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। 23वां सवाल कहता है कि प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? ठीक है, यानी कि नौरोज एक त्योहार होता है, एक पारसी त्योहार है जिसे पारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। नौरोज का मतलब होता है दोस्तों कि एक नया दिन, इसका अर्थ होता है नया दिन, और ये नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और ऐसा कौन सा राजा है जिसने ये फारसी त्योहार है लेकिन इसको प्रवर्तन यानी इसको मनाया था पहली बार भारत में, वो कौन सा शासक था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है बलबन। तो इसका सही उत्तर है बलबन। ठीक है दोस्तों, बलबन ने ही पहली बार फारसी त्योहार नौरोज को भारत में मनाया था, जिसका अर्थ होता है नया दिन। ये एक पारसी दिन होता है, नए साल के रूप में मनाया जाता है, और पारसियों के या फारसियों का जो नया कैलेंडर होता है, उस न्यू कैलेंडर का पहला दिन ही जो मनाया जाता है वो नौरोज त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली तुर्की मस्जिद कौन सी है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत में ऐसी कौन सी मस्जिद है जो पहली तुर्की मस्जिद कहलाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर है जामा मस्जिद, ऑप्शन बी है कुव्वत उल इस्लाम, तीसरा ऑप्शन है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, या ऑप्शन डी कुतुब मीनार। ठीक है, तो आपको इसका ऑप्शन याद रखना है। अभी हमने कुव्वत उल इस्लाम का जिक्र किया था। ठीक है, तो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है वो मस्जिद पहली तुर्की मस्जिद है भारत में। ठीक है, वो उसका निर्माण जब किया गया उससे पहले कोई तुर्की मस्जिद नहीं बनी थी। तुर्कों ने जो पहली मस्जिद का निर्माण करवाया वो कुव्वत उल इस्लाम था। ठीक है, जो पहली तुर्की मस्जिद कहलाती है भारत में। ठीक है दोस्तों, 25वां क्वेश्चन कहता है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? यानी कि वो निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था या भारत का भ्रमण किया था? ऑप्शन है हुएनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग या फाहियान। तो इसमें से आपको उत्तर चूज करना है मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज भारत का दौरा करने वाला पहला विदेशी यात्री था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, यानी विद्यालय नहीं था या जहां पर विद्या नहीं होती थी, विद्या का केंद्र नहीं था, विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो तक्षशिला, आपको पता है तक्षशिला एक बहुत बड़ा विद्या का अध्ययन केंद्र था, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी विक्रमशिला, यहाँ पर भी होता था। ठीक है, सी है नालंदा, यहाँ पर भी पढ़ाई होती थी। बस एक है कौशाम्बी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, कौशाम्बी इसका सही उत्तर होगा। कौशाम्बी एक विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। 27वां सवाल कहता है कि निम्न में से किस उद्योग को सर्वोदय उद्योग के रूप में जाना जाता है। कौन से रूप में, सर्वोदय उद्योग के रूप में जाना जाता है, वो कौन सा उद्योग है। ऑप्शन ए है डेयरी, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य एवं देखभाल, ऑप्शन सी है सूचना प्रौद्योगिकी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका सही उत्तर रखना है। सूचना प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है, सर्वोदय उद्योग कहा जाता है, और सर्वोदय उद्योग को सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सेवा कर कब से प्रारंभ किया गया था, यानी कि जो सर्विस टैक्स है उस सर्विस टैक्स को भारत में कब से प्रारंभ किया गया था, यानी कब से लागू करना शुरू किया गया था। तो ऑप्शन है 1991 से, 1994 से, 1999 से या 2001 से। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 1994 से भारत में सर्विस टैक्स लेना प्रारंभ किया गया था। लोगों पर सर्विस टैक्स लगाना शुरू किया गया था। कब से, 1994 से। तो 1994 साल आप याद रखेंगे। अगले सवाल में कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है। क्या है क्रेडिट कार्ड, जो हम यूज करते हैं जिससे हम पैसा कोई भी चीज EMI वगैरह पर खरीद लेते हैं, तो क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है प्लास्टिक मनी, इजी मनी, रियल मनी या हार्ड मनी। दोस्तों इसका सही उत्तर है प्लास्टिक मनी, क्योंकि एक प्लास्टिक कार्ड होता है। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, पैसा का लेन देन कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, दे सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है, जिसका पेड हमें बाद में करना होता है, जिसको पे हमें जोन सी मनी बाद में पे करनी होती है, पहले हम उसको खर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय और ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है कि विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वित्त मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल कहता है सेवी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सेवी क्या है, ठीक है, तो यह एक बाजार नियामक है। ऑप्शन ए है यह एक बाजार नियामक है, ऑप्शन बी है यह वैधानिक निकाय है, ऑप्शन सी है इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इसके अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। तो इसकी जो सरकार जो होती है, केंद्र सरकार, वो नियुक्त करती है, ठीक है, इसके अध्यक्ष को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सिक्योरिटी, इसकी जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको माना जाता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है सेवी की, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। और इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, और जो ये सही माना जा सकता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि सरकार के द्वारा की जाती है। और सरकार क्या है, मंत्रिमंडल, या फिर ये कहें कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद होती है, वो सरकार होती है, वो इसकी नियुक्ति करते हैं। अगला सवाल कहता है कि दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण है। कौन सी अर्थव्यवस्था, दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण है। ऑप्शन ए है कृषि और उद्योग का अस्तित्व, ऑप्शन बी है निर्वाह खेती और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ आधुनिक उद्योग और वाणिज्यिक कृषि, सी है निर्वाह खेती के साथ वाणिज्यिक कृषि का अस्तित्व, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये दोहरी अर्थव्यवस्था के तीनों लक्षण हैं। ठीक है, ये लक्षण तीनों हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि किस संस्थान ने राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों एक राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि ऐप लॉन्च किया गया है, तो किसने किया है। ऑप्शन ए है ट्राई यानी TRAI, बी नीति आयोग, सी है NHAI नेशनल जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो, और नेस्कॉम। तो दोस्तों यह यात्रा राजमार्ग यानी कि राजमार्ग से संबंधित है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि NHAI ने लॉन्च किया होगा। तो इसका सही उत्तर भी है क्या है कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। किसको, इस राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन को।
इसका काम होगा दोस्तों, जो ड्राइवर्स होते हैं या उनके फोन में अगर ये ऐप इंस्टॉल होगा तो वो मौसम या फिर ये कहें कि कितना ट्रैफिक है, क्या चीज़ें हैं, हाईवे पर क्या चीज़ चल रही है, ये सारी जानकारी इस राजमार्ग यात्रा प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। और इसको किसने लॉन्च किया है? NHAI ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, डाक जीवन बीमा यानी PLI किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी है महिला और बाल विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी है संचार मंत्रालय। दोस्तों आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और किससे संबंधित है डाक सेवा। तो ये संचार मंत्रालय से संबंधित है, यानी संचार किया जाता है, पोस्ट की जाती है, ठीक है, एक दूसरे को सामान भेजा जाता है, चिट्ठियां भेजी जा सकती हैं। तो ये डाक जीवन जो बीमा है ये संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने हथनी कुंड पर 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना की घोषणा की है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो हथनी कुंड पर 6134 करोड़ का खर्च करके एक बांध बनाएगा? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा ने ये घोषणा की है कि वो हथनी कुंड पर बांध बनाएगा जिसकी लागत होगी 6134 करोड़। तो ऑप्शन याद रखेंगे क्या? हरियाणा राज्य को याद रखेंगे। अगला ऑप्शन है कि केरल राज्य का प्रस्तावित नाम परिवर्तन क्या है जिसके लिए राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है कि केरल अपना नाम बदलना चाह रहा है, केरल राज्य, तो वो क्या नाम है जो केरल अब रखना चाह रहा है? ऑप्शन है केरलम, केरला, केरल नाडु या केरलम देशम। दोस्तों ये चारों ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जो केरल राज्य अपना नाम बदलकर रखना चाहता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, केरल राज्य का नाम क्या होगा? केरलम होगा। अगर ये जो विधेयक है जो पास हो जाता है तो ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको ये पता होगा कि क्या भारत के अधीन जितने भी राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन, ठीक है, एक राज्य को मिलाकर एक राज्य को बांटकर दो राज्य बनाना या दो को मिलाकर एक राज्य बनाना, ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो भी प्रक्रिया ये 36वें का क्वेश्चन में है, जो केरल अपना नाम बदलना चाहता है तो ये आर्टिकल 3 का प्रयोग करके करता है। ठीक है, आर्टिकल 3 का प्रयोग होता है। 37वां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही मतंगिनी हाजरा, जो मतंगिनी हाजरा है वो किस राज्य की महिला स्वतंत्रता सेनानी है? ठीक है दोस्तों, न्यूज में रही थी मतंगिनी हाजरा, ये किस राज्य की महिला स्वतंत्रता सेनानी है? तो ऑप्शन है असम, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। जो मतंगिनी हाजरा है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, कि हाल ही में भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन है हमारे विदेश सचिव? 35वें विदेश सचिव कौन होंगे? ठीक है, यानी कि जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो कौन होंगे? तो ऑप्शन है शक्तिकांत दास, रुचिरा कंबोज, विक्रम मिस्त्री और ऑप्शन डी है विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विक्रम मिस्त्री। ये विक्रम मिस्त्री जो होंगे वो 35वें विदेश सचिव होंगे। ठीक है, और इन्होंने किसका ग्रहण किया, किसका स्थान लेंगे? ये विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। ये 34वें विदेश सचिव थे और 35वें विदेश सचिव कौन होंगे? विक्रम मिस्त्री होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चंस याद रखने हैं। आपकी तैयारी में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, एक दिन आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी और हमारा मिशन जो चल रहा है मिशन खाकी, इसमें आप जरूर सफल होंगे और आपके कंधों पर जरूर आपको एक वर्दी मिलेगी, खाकी वर्दी मिलेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।